तो सबको नमस्कार। थोड़ी बहुत भूमिका सुशांत जी ने बना ही दी है। इसके पहले भी एक दो क्लास हम लोग कर चुके हैं साथ में। तो आज शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो है उत्तर आधुनिकता के बारे में। उत्तर आधुनिकता क्या है, इस शब्द का प्रचलन क्यों हुआ, क्यों इसको हम पढ़ना चाहते हैं, और इससे संबंधित जो मूल अवधारणाएं क्या है, मूल तत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उत्तर आधुनिकता को जानने के लिए एक पहली बात हम बताना चाहेंगे कि उत्तर आधुनिकता आधुनिकता के विरोध में उत्पन्न हुई। आधुनिकता में जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए, उन कमियों को सुधार करने के लिए उत्तर आधुनिकता का जन्म हुआ। तो हमें सबसे पहले उत्तर आधुनिकता को जानने से पहले, पोस्ट मॉडर्निज्म को जानने से पहले मॉडर्निज्म यानी आधुनिकता को जानना जरूरी है। तो हम चलते हैं, इतिहास की सैर करते हैं कि किस तरह से आधुनिकता का जन्म हुआ और कौन कौन सी बातें आधुनिकता में जुड़ती गई समय के साथ। हम चलते हैं मध्यकालीन यूरोप में। जब मध्यकालीन यूरोप धीरे धीरे बदल रहा था, 15वीं शताब्दी यानी मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल की शुरुआत। तो ये जो ऐतिहासिक विभाजन है वह कहीं से भी ईस्वी सन या समय का विभाजन मात्र नहीं है। इसमें और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं जो कि मध्यकाल के समाज को आधुनिक काल के समाज में परिवर्तित हो गया है ऐसा इंगित करती है, ऐसा बताती है। तो मध्यकाल की कुछ विशेषताएं थी जिनमें परिवर्तन आया और जो नया समाज बना उसे हमने आधुनिक काल कहा। यानी आधुनिकता की शुरुआत मध्यकाल की समाप्ति के पश्चात होती है। मध्यकाल में क्या क्या बातें थी, पिछले राष्ट्रवाद के लेक्चर के दौरान भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि मध्यकाल में कुछ कुछ बातें महत्वपूर्ण थी, जैसे कि धर्म का जो तत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण था। समाज में धर्म की आस्था और धार्मिक विश्वास बहुत प्रबल थे। धार्मिक कार्यों को, धार्मिक विश्वासों को ज्यादा महत्व दिया जाता था व्यक्ति की अपेक्षा। व्यक्ति के सापेक्ष धार्मिक कार्यों, धार्मिक विश्वासों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। दूसरी बात की, मध्यकालीन समाज में सामंतवाद की अवस्था थी। वहां पर एक सशक्त राष्ट्र या सशक्त राजा जैसी स्थिति कम ही देशों में थी या नहीं के समान थी। सामंतवाद यानी सत्ता के छोटे छोटे केंद्र, जो कि राजा तो नहीं होते थे किंतु उसके राजा के अधीन काम करते थे और कभी कभी राजा को चुनौती भी दिया करते थे। एक चीज। दूसरी चीज, ये सामंतवाद केवल सत्ता के केंद्र मात्र नहीं थे बल्कि इनका कुछ मूल्य के रूप में भी अस्तित्व था। वह अस्तित्व ये था कि हायरार्की सामंतवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। हायरार्की मतलब पद सोपान। जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी, वैसे ही ये सामंतवाद जो है वह भी पद सोपान की तरह स्थित था। सबसे नीचे छोटे मजदूर कृषक वर्ग थे, फिर उनसे बड़े किसान, बड़े किसानों से बड़े जमींदार, जमींदारों के ऊपर सामंत। तो इस तरह से यह जो पूरी हायरार्की यानी पद सोपान निर्मित होता था। तो मध्य युग में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी यानी धार्मिक विश्वास, उसे आप धार्मिक अंधविश्वास भी कह सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक विश्वास के अलावा एक चीज अन्य है, वह है सामंतवाद यानी सत्ता के कई सारे केंद्र, सत्ता के कई सारे केंद्रों में पद सोपान। अब उस समय जब मध्यकाल की समाप्ति होती है और आधुनिक काल की शुरुआत होती है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। जैसे एक तो घटना घटती है पुनर्जागरण यानी रेनेसा की। दूसरा वैज्ञानिक क्रांति, धर्म सुधार। तो इन सारी घटनाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने पहले की थी, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। धर्म सुधार मतलब कि धर्म में जो चर्च की सत्ता थी, जो कि रोम का चर्च हुआ करता था, उसकी सत्ता के विरोध में आंदोलन या उसकी सत्ता का विरोध करना और प्रत्येक देश के अपने चर्च की स्थापना। यानी जो धार्मिक कर था वह रोम न जा करके बल्कि उनके अपने देश में बना रहे, इस तरह की व्यवस्था। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो धर्म सुधार है, तो हम शॉर्टकट में इसको बता रहे हैं कि जो भी धार्मिक परेशानियां थी, धार्मिक अंधविश्वास थे, धार्मिक कुरीतियां थी, उनके विरोध जो आंदोलन हुआ वह धर्म सुधार कहलाया। धर्म सुधार के बाद पुनर्जागरण यानी पुरानी अपनी ज्ञान पर फिर से आस्था प्रकट करना। वैज्ञानिक क्रांति यानी कि जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है, तर्क का समावेश करना। तो ये सारी चीजें जो हैं एक साथ आगे पीछे करके कुछ क्रम से घटित हुई। घटित कब हुई? मध्यकाल की समाप्ति पर। और इन्हीं विचारों ने उस समाज को बदल दिया और जो नया समाज उत्पन्न हुआ उस समाज को आधुनिक समाज कहा गया। ठीक, तो इस तरह से एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड मैंने बता दिया, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी कि किस तरह से आधुनिकता यानी आधुनिक समाज का निर्माण हुआ। अब आधुनिक समाज आप किस तरह के समाज को कहेंगे?
किस तरह का समाज आधुनिक कहलाएगा, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आधुनिक समाज में कुछ महत्वपूर्ण बातें आई जो कि उस समय मध्यकाल के समाप्ति के पश्चात धीरे धीरे आई। जैसे कि सबसे पहले इसने तकनीकी और विज्ञान पर विश्वास जताया। अभी तक क्या होता था कि कोई भी जो कार्य होते थे, जो भी घटनाएं घटती थी, उनमें व्यक्तियों का अंधविश्वास इतना हावी रहता था कि वह उसका कारण मान लेते थे कि वह ईश्वर की इच्छा है, अर्थात ईश्वर ने चाहा है इसलिए यह घटना घटी है। भूकंप आया तो ईश्वर ने चाहा, हमारे देश में भी ऐसा हुआ। हमारे देश में यह जो मध्यकाल है वो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। इसका कारण यह है कि हमारे समाज का परिवर्तन 18वीं शताब्दी के पश्चात होता है, 17वीं शताब्दी के पश्चात होता है, 18वीं शताब्दी में शुरू हो जाता है। वहां पर 15वीं शताब्दी में ही परिवर्तन शुरू हो जाता है, इसलिए वहां आधुनिक काल पहले आ जाता है। तो एकदम ध्यान रखिएगा, यह काल का विभाजन कहीं से भी समय का विभाजन मात्र नहीं है, समाज के मूल्यों और समाज में परिवर्तन पे आधारित है, केवल ईस्वी सन पर आधारित नहीं है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या तत्व हैं जो कि आधुनिकता को यानी आधुनिक समाज के को बताते हैं, आधुनिक समाज के जो मूल तत्व हैं। तो पहला तो है विज्ञान और तकनीकी पर इनका विश्वास जो है वह इसका महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे ईश्वर का नहीं बल्कि उसके पीछे कोई तार्किक कारण हो सकते हैं, वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। प्रत्येक घटना का तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक कारणों के आधार पर विश्लेषण, पहली चीज। दूसरी बात, जो तर्क का मार्ग है उसका अनुसरण करना। अभी तक जो था उसमें प्रत्येक घटना को अंधविश्वास के मामले में ले लिया जाता था और उसकी जगह अब तर्क की बात सोचनी शुरू हुई। तर्क का मतलब कि जो चीजें उनके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाएं और जो उस पर खरी उतरे वही सही हो। तो जब ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी गई कि ईश्वर सच में है कि नहीं, अगर है तो दिखता क्यों नहीं, ठीक, तो यह एक तर्क की बात हुई। या फिर कोई भी चीज अच्छी है या बुरी, वह इसके लिए सत्य नहीं मान ली जा सकती कि ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है या फिर पुरोहित वर्ग या मौलाना या फिर पादरी ऐसा बताते हैं, बल्कि इसकी जगह यह कहा जाने लगा कि जो भी बातें सत्य हैं, जो भी बातें न्यायपूर्ण हैं, नैतिक हैं, उन्हें साबित करना पड़ेगा। अर्थात जो साबित करने योग्य है वही सत्य है। अभी तक सत्य क्या था? जो पवित्र किताबों में लिखा गया है, बाइबिल में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है। अब सत्य यह था कि जो बातें साबित की जा सकती हैं वो बातें सत्य हैं। ठीक, तो तर्क का मार्ग और विज्ञान ये बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिकता की देन है। तीसरी बात है कि अभी तक जो भी घटनाएं थी, इतिहास का जो अध्ययन था वह बहुत ही बिखरा हुआ था। तो इस इतिहास के अध्ययन को इन्होंने रैखिक इतिहास के रूप में व्यवस्थित किया, अर्थात एक रेखा में किस तरह से शुरू से लेकर के अंत तक इतिहास बना, लोगों का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, इसे इन्होंने व्यवस्थित किया और इतिहास के विकास के पीछे तार्किक कारणों को प्रस्तुत किया। अर्थात किस तरह से सामान्य स्थिति से नगरीकरण होता है, सामान्य उत्पादन प्रणाली से औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाता है, तो इसके पीछे उन्होंने तार्किक कारण बताए। ऐसा नहीं कि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हाथ से चिन्ह किया और उस चिन्ह से चारों तरफ सृष्टि बन गई और सब कुछ, तो ऐसा नहीं, बल्कि प्रत्येक घटना के पीछे वैज्ञानिक कारणों को इन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये रैखिक इतिहास और प्रगतिशील इतिहास को उन्होंने, यानी पिछले शताब्दी की अपेक्षा आधुनिक शताब्दी यानी अब की शताब्दी जो है, अब का समय जो है वह उससे प्रगति पर है, विकसित हुआ है। तो रैखिक और प्रगतिशील इतिहास इन्होंने प्रस्तुत किया। आधुनिकता की एक अन्य विशेषता भी थी कि जो विशिष्ट की जगह सार्वभौम नियमों की उन्होंने बात की। विशिष्ट का मतलब जो एक जगह पे लागू हो, ठीक, और सार्वभौम का मतलब होता है जो सब जगह पे लागू हो। तो एक जगह का जो नियम होता है, जैसे सामान्य समझिए कि उस समय कई सारे धर्म थे, तो जो ईश्वर, जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे उनके ऊपर केवल ईसाई धर्म की बातें लागू होती थी, जो इस्लाम को मानने वाले थे उनके ऊपर इस्लाम की बातें लागू होती थी, और भी जो धर्म थे उनके ऊपर उनके धर्म की बातें लागू होती थी। तो इसकी जगह पे एक सार्वभौम कानून, सार्वभौम नियम की बात शुरू हुई जो कि सबके ऊपर लागू हो। कोई विशिष्ट बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं, बल्कि सार्वभौम बात की बात शुरू हुई कि जो कि सबके ऊपर लागू हो, सबको प्रभावित कर सके, सबको नियंत्रित कर सके। ठीक, इसके अलावा अब की बात जो था, अभी तक जो भी बातें होती थी समाज की या विश्व की, जो भी मानव जीवन की, उन सब का केंद्र धर्म होता था।
यानी ईश्वर जो कहता है वही सही है। अगर आप बुरा करेंगे तो पाप होगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो पुण्य होगा। तो इस तरह से मुख्य रूप से ईश्वर, धार्मिक विश्वास, यही सारी चीजें, सत्ता भी एक कारण है, सत्ता की प्राप्ति, यही सारी चीजें उसके केंद्र में थी, प्रत्येक घटना, प्रत्येक विचार के केंद्र में। अब उसे बदल दिया गया और उसकी जगह व्यक्ति को केंद्र में लाया गया, अर्थात वही बातें सही हैं जो व्यक्ति के लिए लाभदायक है। अब चिंतन का केंद्र धर्म नहीं बल्कि व्यक्ति बन गया। ठीक। इसके बाद अब वो भी व्यक्ति कैसा, जो कि स्वतंत्र हो, जो अपनी इच्छा, विवेक और अपने चेतन बुद्धि से, चेतन मन से कुछ निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, ऐसा व्यक्ति। अर्थात वह समाज के बंधनों से भले बंधा है, समाज में रह रहा है, लेकिन वह अपनी अच्छाई और बुराई को समझ सकता है और उसके लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो अभी धर्म और समाज और प्रथाओं, परंपराओं की जगह व्यक्ति केंद्र में आ गया और व्यक्ति के विश्वासों को, व्यक्ति के महत्व को ज्यादा मान्यता दी गई। इसके अलावा एक अन्य बात यह मानी गई कि अभी तक हम जिस भी अवस्था में रहे हैं वह हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है और उस अवस्था को हमने अपने हिसाब से बदला। जैसे बारिश होने लगी तो हमने छप्पर बनाया, धूप हुई तो हमने छाते बनाए, जैसे अकाल पड़ा तो नहरें निकाली गई। तो मतलब प्रकृति की जो भी घटनाएं होती गई, हमने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन घटनाओं पर विजय प्राप्त की। अब की स्थिति में जो फिर से आधुनिकतावाद आया, उसने कहा कि यह जो क्रम है इसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और व्यक्ति का अस्तित्व प्रकृति के विजय पर ही निर्भर करता है। ऐसे में ये लोग बहुत ज्यादा आशावादी हो गए और इनका मानना था कि प्रकृति पर विजय से समृद्धि आएगी, स्वतंत्रता प्राप्त होगी और ये जो मृत्यु का भय है यह दूर होगा। मृत्यु का भय यानी अचानक से बीमारी आई तो उस बीमारी से बचने के लिए दवाइयां हैं, अकाल आया तो उस अकाल से बचने के लिए नहरों की व्यवस्था है, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था है, अगर हिंसक पशु हैं तो उनसे बचने के लिए मोटी बड़ी दीवारें। तो इस तरह से यह व्यवस्था की गई जिससे कि व्यक्ति की नश्वरता यानी व्यक्ति समाप्त हो सकता है, उसके भय को कम किया जा सके। ठीक। तो अभी हमने जो भी बातें बताई आधुनिकता के बारे में, इन सब विचारों ने मिलकर के एक नए समाज का निर्माण किया और ये जो नया समाज था वह आधुनिक समाज कहलाया। आपको एकदम सामान्य बातें लग रही होंगी कि ये तो सच में हम अपने आसपास देखते हैं, और अगर ये ऐसी व्यवस्था आसपास अपने देखते हैं तो इसके विरोध में, फिर आधुनिकता के विरोध में उत्तर आधुनिकता क्यों आई, तो वह उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम आधुनिक समाज की कुछ विशेषताएं आपको बता दें। आधुनिक समाज की पहली विशेषता, जब वैज्ञानिक क्रांति आई तो उसके साथ साथ औद्योगिकरण आया। पहले सामान्य उत्पादन होता था खेतों में और कृषि शिल्पियों के घरों में, यानी जो बुनकर है तो वो बना रहे हैं अपने घर में कपड़े, और जो लोहार है, जो बढ़ई है, माने जितने भी काम होते थे उनमें विकेंद्रित उत्पादन होता था। अभी क्या हुआ कि जो उत्पादन था वह औद्योगिकरण यानी उद्योगों में होने लगा, केंद्रीकृत रूप में होने लगा और भारी मात्रा में उत्पादन होने लगा। कृषि में भी सुधार आया, वैज्ञानिक क्रांति आने से उत्पादन में भी सुधार आया। जब उत्पादन बढ़ा तो बाजार भी बढ़ा। आपने इतिहास पढ़ा होगा कि उत्पादन को बेचने के लिए लोग अफ्रीका और एशिया के देशों में जाने लगे, तो इस तरह से बाजार भी बढ़ा। जब एक जगह उत्पादन बढ़ा तो वहां पे आबादी ज्यादा इकट्ठा होती गई, व्यापार बढ़ा तो आबादी इकट्ठा होती गई, तो इस तरह से शहरीकरण बढ़ा। तो इस पूरी व्यवस्था ने, इस पूरे ये जो परिवर्तन था, जो बौद्धिक परिवर्तन था शुरुआत में, इस बौद्धिक परिवर्तन ने धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरह के परिवर्तन लाने शुरू कर दिए। अब आधुनिकता का जो दायरा है वह बहुत विस्तृत हो गया, सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया आधुनिकता ने। अभी तक जो सामंत थे, सामंतों का स्थान नौकरशाही ने ले लिया, यानी ब्यूरोक्रेट्स तैयार हो गए। आज के जो IAS IPS अधिकारी होते हैं, उस समय से ही शुरुआत हो गई कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स यानी सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारी, वेतनभोगी अधिकारी होंगे, तो इसकी स्थिति आई। फिर धर्मनिरपेक्षता की बात आई। जब हमारे चिंतन का केंद्र व्यक्ति हो गया तो व्यक्ति की इच्छा है वह जिस धर्म को स्वीकार करे, और राज्य को, समाज को उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वह अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। और इस कारण से धर्मनिरपेक्षता की भी बात आधुनिक समाज में आई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह मध्यकाल समाप्त होता है और उसकी जगह आधुनिक काल आरंभ होता है, आधुनिक समाज का निर्माण होता है और आधुनिक समाज के कुछ मूल्य स्थापित होते हैं।
अब इस आधुनिक समाज के जिन मूल्यों की स्थापना की बात हमने की, इनके साथ बहुत सारे गौण तत्व भी शामिल हो गए। जैसे जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ा तो औद्योगिक उत्पादनों को बेचने के लिए, उस माल को बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता हुई। उन बाजारों की खोज ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। अब लगातार औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है और उस औद्योगिक बढ़ते हुए औद्योगिक उत्पादन को खपाने के लिए बने हुए कपड़े को, सीमेंट को, लोहे को, जो भी चीजें उत्पादित हो रही हैं, उन सब चीजों को खपाने के लिए जरूरत थी नए बाजार की। और इस बाजार की जरूरत ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, यानी जो अमीर और बड़े मजबूत देश थे उन लोगों ने धोखे से या सख्ती से नए देशों को या कमजोर देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू। तो एक तो उपनिवेशवाद इसके साथ आया। फिर उपभोक्तावाद आया। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न हुई कि व्यक्ति को जो सुख माने देने वाली चीजें हैं वही अच्छी हैं, जो व्यक्ति चाहता है वही स्वतंत्रता के रूप में उसे प्राप्त होना चाहिए, तो इसी बात के साथ जुड़ करके आती है उपभोक्तावाद, यानी व्यक्ति एक उपभोक्ता बन गया। अब वह व्यक्ति समाज का अंग मात्र नहीं रह गया बल्कि उपभोग करने वाला हो गया। तो वही चीजें उत्पादन की जाने लगी जो उसके उपभोग के लिए आवश्यक थी। अभी तक जो नशे की सामग्री थी उस पर नैतिकता का प्रतिबंध था, ईश्वर मना करता है, शराब को इस्लाम में हराम माना गया है। लेकिन अब शराब व्यापारी इसलिए शराब बना, एक उदाहरण केवल हम दे रहे हैं, किसी भी धर्म की अच्छाई या बुराई मैं नहीं बता रहा हूं। तो जो भी नैतिकता के नियम थे, वह नैतिकता के नियम यह बताते थे कि कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं। लेकिन इस उपभोक्तावाद ने कहा कि वही काम करने चाहिए जो उपभोक्ता को आवश्यक लगे, यानी अगर शराब उपभोक्ता को चाहिए तो शराब का उत्पादन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उपभोक्तावाद आया। इसके साथ बेकार की तार्किक बहस जुड़ गई और इस बहस ने, इस बेकार की तार्किकता ने युद्धों और हिंसा को जन्म दिया। तो इस तरह से जैसे जैसे आधुनिकता के साथ बहुत सारी चीजें आई, उसी आधुनिकता के साथ यह भी कुछ बुराइयां साथ में आई। उपभोक्तावाद, उपनिवेशवाद, बाजारवाद, पूंजीवाद उसी की देन है कि किस तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता ने, व्यापार की स्वतंत्रता ने सामंतों के नष्ट हो जाने के बाद, सामंतों के समाप्त होने के बाद पूंजीपतियों को किस तरह से बढ़ावा दिया और उन पूंजीपतियों ने शोषण के नए नए तरीके खोजे और समाज में जो गैर पूंजीपति लोग हैं यानी सर्वहारा लोग हैं उनका शोषण किया। ठीक, तो यह पूरी व्यवस्था, आपके प्रश्नों का जवाब हम बाद में देंगे। तो यह पूरी व्यवस्था निर्मित हुई आधुनिकता के दौर में। अब इस आधुनिकता के विरोध में एक सिद्धांत आया, एक विचार आया, जिसे हमने उत्तर आधुनिकता कहा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर आधुनिकता के विरोध में आया, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर आधुनिकता अभी तक एक संगठित विचार का रूप नहीं ले सका है। यह बहुत ही बिखरा हुआ अस्त व्यस्त विचार है, अभी एकीकृत सिद्धांत नहीं बना है। इसीलिए मेरे गुरु जी मोहंती सर बताते हैं कि उत्तर आधुनिकता कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि उत्तर आधुनिकता एक ट्रेंड है, एक चलन है, एक अवस्था है जो कि समाज में देखी जाती है। यह कोई विचारधारा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने तो खुद विचारधारा का विरोध किया, आगे हम बताएंगे कैसे किया। तो इसलिए उत्तर आधुनिकता कई सारे अस्त व्यस्त बिखरे हुए विचारों का समूह है। इसका दायरा बहुत विस्तृत है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आधुनिकता की बुराइयों की आलोचना करना और उसमें सुधार करने का प्रयास करना। तो क्या क्या बातें उसमें जुड़ी होती है? पहले तो यह आधुनिकता का विरोध करता है और यह विरोध कभी कभी बहुत थोड़ा होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो यह इस स्थिति तक पहुंच जाता है कि आधुनिकता को हटा करके फिर से प्राचीन व्यवस्थाएं लागू की जाएं, यानी आधुनिकता को नकारने तक यह पहुंच जाता है। ठीक, एक सामान्य स्थिति, यानी छोटी सी स्थिति से लेकर के बहुत बड़े विस्तृत दायरे तक इसका दायरा है। ठीक, दूसरी बात यह पूंजीवाद का विरोध करता है। जो उत्तर आधुनिकता है वो पूंजीवाद का विरोध करता है, क्योंकि आधुनिकता की आड़ में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली, बाजार को स्वतंत्रता मिली, उससे पूंजी का निर्माण हुआ और पूंजीपतियों ने उस पूंजी का उपभोग जो गैर पूंजी वाले लोग थे यानी सर्वहारा लोग थे उनके शोषण में किया। आप वर्तमान में देख सकते हैं कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हो या कि भारत की पूंजीपति कंपनियां हो, उन कंपनियों के द्वारा श्रम के नियम निर्धारित किए जाते हैं, यानी काम के कितने घंटे होंगे,
वह कंपनियां निर्धारित करती हैं, वेतन कितना मिलेगा वह कंपनियां निर्धारित करती हैं, अवकाश कितना मिलेगा यह कंपनियां निर्धारित करती हैं, जबकि सारा का सारा उत्पादन श्रम पर आधारित होता है। तो जब श्रम पर आधारित है सारा का सारा उत्पादन, तो श्रम यानी श्रमिकों को यह निर्धारण करना चाहिए, लेकिन यह सारा कुछ पूंजीपति निर्धारित करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में धन है और बिना धन की उत्पादन कार्य नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से पूंजीवाद का इन्होंने विरोध किया, तर्कवाद का विरोध किया। जो उत्तर आधुनिक विचारकों ने, जिसमें कि मुख्य रूप से दरिदा है, फूको है, तो इन लोगों ने बताया कि जो तर्क की व्यवस्था हमने अपनाई थी, ठीक, आधुनिकता ने क्या किया था कि प्रत्येक बात को, प्रत्येक घटना को आप तर्क के तराजू पर तौलिए, और जो तार्किक लगे, जो बात सही लगे उसे ही सही मानिए, जो अतार्किक लगे उसे अंधविश्वास मान करके त्याग दीजिए। तो इस तर्कवाद ने बेवजह की बहस और बेवजह के झगड़े को जन्म दिया। वास्तव में तर्क प्रत्येक व्यक्ति के अपने अलग अलग होते हैं, और उस अलग अलग तर्क के अलग अलग मायने होते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था ज्यादा पसंद आती हो, प्रकृति के सानिध्य में रहना ज्यादा पसंद आती है शहरों की जगह, या फिर बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की जगह। तो आप अगर उसे यह तर्क देकर कि यह व्यक्ति शहरीकरण का विरोधी है और उसके गांव को उजाड़ दीजिए, तो यह तार्किकता का ढोंग मात्र है। मेरे कहने का मतलब है कि जो तर्कवाद है उस पर इतना ज्यादा आश्रित हो जाना कि व्यक्ति और समाज का भला न देख करके तर्क पर ही आश्रित रह जाना, इस चीज का विरोध इन लोगों ने किया। इसके बाद वैज्ञानिकतावाद का विरोध किया। प्रत्येक घटना वैज्ञानिक कारणों से ही अगर प्रेरित होती है, तो मानव के जो अपने इमोशंस हैं, उसकी जो अपनी भावनाएं हैं, उनका क्या मूल है। व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में दुखी होता है, और उस दुख का जो कारण है उसे हटा करके उस दुख को कम नहीं कर सकते आप। अगर किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो गया है, तो उसे वैज्ञानिक विधियों के द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। मेरे कहने का मतलब है कि प्रत्येक घटना की व्याख्या वैज्ञानिक चीजों से नहीं की जा सकती। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी व्याख्या वैज्ञानिकता से परे है, जैसे व्यक्ति की भावनाएं हैं, उसका लगाव है, उसका प्रेम है, सामाजिक मूल्यों के प्रति उसकी निष्ठा है। तो ये सारी चीजें वैज्ञानिकता से परे हैं। और अगर यह कहा जाए कि जो वैज्ञानिकता के आधार पर सही नहीं है वह चीजें गलत हैं, तब इन उत्तर आधुनिकतावादियों ने, फूको ने, दरिदा ने, ल्यूटार्ड ने इसकी आलोचना की और कहा कि यह आप गलत कह रहे हैं, केवल वैज्ञानिकता ही सत्य को मापने का एकमात्र पैमाना नहीं है। ठीक, इसके अलावा इन लोगों ने कुछ और बातें कही, जैसे इसको कहा जाता है निगेशन ऑफ ग्रांड नरेटिव्स, यानी जो ग्रांड नरेटिव्स हैं, जो बड़ी व्याख्याएं हैं, बड़ी विचारधाराएं हैं, उनका इन्होंने विरोध किया। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। एक विचारधारा को लेते हैं, जैसे मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद में यह कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है वह धन के आसपास, यानी आर्थिक गतिविधियों के आसपास होता है। आर्थिक गतिविधियां ही प्रत्येक परिवर्तन का कारण है। तो वह प्रत्येक घटना का कारण आर्थिक गतिविधियों में खोजता है। प्रत्येक परिवर्तन, क्रांति, अन्याय, न्याय, सब चीजों को वह आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है। तो उत्तर आधुनिकतावादियों ने कहा कि ऐसा नहीं है। किसी भी ग्रांड नरेटिव, यानी एक ही चश्मे से आप सारी चीजों को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि एक ही विचारधारा या एक ही विचार से पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड शासित नहीं होता है। ब्रह्मांड के शासित होने के अलग अलग नियम हैं। प्रत्येक घटना के पीछे एक ही कारण नहीं हो सकता है। तीनों ने ग्रांड नरेटिव्स का विरोध किया। वो ग्रांड नरेटिव्स आप सभी विचारधाराओं को ले सकते हैं। पूंजीवाद भी एक ग्रांड नरेटिव्स है, एक विस्तृत व्याख्या आख्यान है। मार्क्सवाद भी है, राष्ट्रवाद भी है। जैसे राष्ट्रवाद में यह कहा जाता है कि जिन लोगों की आपसी भाषाएं एक हो, जिनकी संस्कृति एक हो, इतिहास एक हो, वो एक राष्ट्र की तरह है। उत्तर आधुनिकवादियों ने कहा कि इस तरह से आप दो राष्ट्र क्रिएट कर देते हैं और वो दोनों राष्ट्र आपस में झगड़ा करते हैं, और इस झगड़े से जो हिंसा होती है उसको केवल सत्ता के लालची लोगों को फायदा होता है। जनता जिनका की इतिहास एक है, जनता जिनका की भाषा, धर्म, संस्कृति एक है, उनको केवल नुकसान होता है, क्योंकि सैनिकों के रूप में नेता नहीं बल्कि जनता मारी जाती है। तो ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है ये ग्रांड नरेटिव्स है, और यह इसका इन्होंने विरोध किया। जितने भी ग्रांड नरेटिव्स हैं उन सबका विरोध किया। क्यों?
क्योंकि वो कहीं ना कहीं मनुष्य के विपक्ष में, विरोध में है, उनका नुकसान कर रही है। उनका जो अतिवाद है, प्रत्येक ग्रांड नैरेटिव्स का एक अतिवाद है, तो उस अतिवाद के कारण यह समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने दार्शनिकों के दावों का विरोध किया। जो दार्शनिक कहते हैं कि चिंतन के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो इनका कहना है कि नहीं, केवल चिंतन क्यों, अनुभव के द्वारा भी तो किया जा सकता है। तो कुछ ये कहते हैं कि अनुभव के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो इन्होंने कहा कि क्या जरूरी है कि अनुभव के द्वारा ही किया जा सके। कहने का मतलब कि जो एक दावे करते हैं, प्रत्येक दार्शनिक की अपनी एक विचारधारा और वह एक दावा करता है कि केवल यही सत्य है, तो इन्होंने उस अकेले सत्य का विरोध किया। एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, जो निरपेक्ष जो सत्य है, उस सत्य को उन्होंने विरोध किया कि निरपेक्ष सत्य जैसा कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसा कुछ नहीं होता। हो सकता है जो हमारे लिए सत्य है वह आपके लिए असत्य हो। हेलो, आप लोग इस बात को समझिएगा कि जो बातें हमारे लिए सत्य हैं वह दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य भी हो सकती हैं। जो रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करने वाला आदमी है, उसके लिए हो सकता है लॉकडाउन दुखदाई है, लेकिन जिनके घर धन धान्य से भरे हुए हैं उनके लॉकडाउन तो आसान सी बात है, परिवार के साथ समय बिताने का मौका है। तो मेरे कहने का मतलब कि प्रत्येक घटना, प्रत्येक सत्य के कई पहलू होते हैं। तो यह सत्य जो है वह अब्सोल्यूट नहीं है बल्कि सापेक्ष है। एक घटना दूसरी घटना की अपेक्षा, दूसरी घटना की तुलना में सही हो सकती है, निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो उत्तराधुनिकतावादी थे उन्होंने निरपेक्ष सत्य पर भी वो किया, आक्षेप किया, और यह कहा, जैसे एक सामान्य सी बात समझिए कि हमने कोई मानक बना दिया कि यह मानक है, इस मानक को जो पूरा करेगा वही सही है। जैसे हमने मानक बना दिया कि 50% प्राप्त करने वाले छात्र ही योग्य हैं और उन्हें ही लिया जाएगा। तो आप जरा इस बात को समझिए कि 49.99% जिन्हें प्राप्त होता है, उन व्यक्तियों, उन छात्रों का क्या वो उनसे अयोग्य हैं जो पास हो गए हैं? या कि दूसरा उदाहरण लेते हैं, अमेरिका हमेशा ये कहता है कि जिन देशों में रेगुलर चुनाव होते हैं, जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना है, वह अपने जनता के लिए जन कल्याण का कार्य करते हैं। यानी जहां लोकतंत्र नहीं है वो कल्याणकारी नहीं है, उन राज्यों को समाप्त करके वहां लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप वास्तव में देखेंगे तो 35 साल की तानाशाही में लीबिया ने वह विकास किया जो भारत के लोकतंत्र ने 70 साल में नहीं किया। मैं भारत के लोकतंत्र की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह कहना कि केवल लोकतंत्र ही विकास का एकमात्र का उपाय हो सकता है, यानी एक एब्सोल्यूट मानक निर्धारित कर देना, एक एब्सोल्यूट सत्य निर्धारित कर देना, और जो उस सत्य से अलग है वह व्यक्ति बुरा है, वह व्यक्ति खराब है, हटाने योग्य है। जो सूट और पैंट नहीं पहनते वह कॉलेज में लेक्चर नहीं दे सकते, शॉपिंग मॉल में लुंगी पहन के नहीं जाया जा सकता। तो इस तरह से जो एक मानक तैयार किया गया है आधुनिकता का, उस मानक के विरोध में उत्तर आधुनिकतावादियों ने विचार व्यक्त किए, क्रांति जैसा यानी परिवर्तन का माहौल पैदा किया। इन्होंने मानक का विरोध किया, सापेक्षतावाद की बात की मैंने आपको बताई। एक अन्य बात वो था बाइनरी का विरोध। जब आधुनिकता आई तो आधुनिकता की विचारधारा के साथ बाइनरी उसके साथ जुड़ करके, बाइनरी मतलब कि प्रत्येक घटना को दो चीजों में बांट के देखना, जैसे अच्छा और बुरा, यानी कोई व्यक्ति या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। काला और सफेद, यानी प्रत्येक घटना का या तो कोई काला पक्ष होगा या तो सफेद पक्ष होगा। यानी इस तरह से स्त्री और पुरुष, जितनी भी बाइनरी उन्होंने क्रिएट की, विज्ञान और पाखंड, धर्म और तार्किकता, तो इस तरह से जितनी भी चीजों की उन्होंने बाइनरी क्रिएट की, उस सारी बाइनरी को इन्होंने, द्विआधारिता को इन्होंने विरोध किया उत्तराधुनिकतावादियों ने। उन्होंने कहा कि काला और सफेद के बीच एक ग्रे भी होता है, अच्छे और बुरे के बीच एक उदासीन भी होता है, स्त्री और पुरुष के बीच भी एक होता है, ट्रांसजेंडर भी होता है, हो सकता है एक से अधिक होता हो। तो यह जो बाइनरी के रूप में बांट देना और उस बांटने के आधार पर जो लोग उसमें फिट नहीं हो रहे हैं उनको समाज से बहिष्कृत कर देना, सुविधाओं से बहिष्कृत कर देना, एक स्थिति की आप वो कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक सरकारी नौकरी का फॉर्म आया, उसमें दो ही ऑप्शन है, स्त्री और पुरुष। तो जो व्यक्ति ट्रांसजेंडर है वो उसमें क्या टिक करेगा? वो सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएगा।
तो इस तरह से जितनी भी बातें यह बाइनरी क्रिएट करती है, द्विआधारिता क्रिएट करती है, उन सारी बातों का विरोध करना और यह कहना कि बाइनरी आधुनिकता की देन है, वह पहले से मानव समाज में उपलब्ध नहीं थी, बल्कि आधुनिकता ने इसे और ज्यादा प्रबल बनाया है और इससे बहुत ज्यादा शोषण और हिंसा होती है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इन्होंने इसकी बात कही। अब अलग अलग विचारकों ने इस बारे में बहुत सारी बातें कही हैं उत्तर आधुनिकता के बारे में, और उन विचारकों पर हम ज्यादा चर्चा बाद में करेंगे। मैंने जब इस क्लास को पढ़ा था मोंटी सर से, तो मुझे ये समझ में आया था कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता पर लेक्चर से ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता है। तो एक अंतिम बात मैं कह करके अपना ये लेक्चर समाप्त करूंगा और आपके डिस्कशन के लिए इसे खोल रखूंगा कि यह जो उत्तर आधुनिकता आई, इसने एक स्पष्ट और संगठित विचार नहीं दिए। इसने यह नहीं बताया कि अगर आधुनिकता को हटाया जाए तो स्थापित किसे किया जाए। ठीक, उसने उस खाली गैप को अभी तक नहीं भरा है। हो सकता है कि भविष्य के विचारकों द्वारा उसे भरा जाए, लेकिन वह खाली गैप अभी भी बना हुआ है। बल्कि इसने संगठित विचार नहीं प्रस्तुत किए, एक विकसित सिद्धांत या कि परिपक्व सिद्धांत नहीं प्रस्तुत किए, बल्कि केवल प्राचीन जो व्यवस्था थी, यानी आधुनिकता की जो व्यवस्था थी, नियम थे, सिद्धांत थे, उनका केवल विरोध किया। तो अब आपको लग रहा होगा कि अगर कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ है ही नहीं, तो फिर सृष्टि का संचालन कैसे होगा? अगर हम 50% के मानक को ना रखें, याद करिए मेरा उदाहरण कि 50% पाने वाला व्यक्ति ही पास माना जाएगा, तो हम किसे पास माने? यह प्रश्न हो सकता है दिमाग में। तो एक बात एकदम ध्यान में रखिएगा कि उत्तर आधुनिकता ने बनी बनाई व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए जन्म नहीं लिया, बल्कि उन व्यवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले शोषण को खत्म करने के लिए जन्म लिया। जब हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, दो ही तरह के लोग हो सकते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, तो वो जो बीच के लोग हैं उनका शोषण होता है, उनके साथ अन्याय होता है। तो उस अन्याय को खत्म करने के लिए उसने एक तीसरी कैटेगरी लाई, वो है ट्रांसजेंडर। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में एक कैटेगरी ग्रे, एक कैटेगरी भी है उदासीन, निरपेक्ष, बफर स्टेट जिसको कहते हैं। हिंसा और अहिंसा के बीच में एक कैटेगरी होती है, जो कि हिंसा से भी पीड़ित होते हैं और अहिंसा से भी पीड़ित होते हैं। तो इस तरह से इस पोस्ट मॉडर्निज्म ने आधुनिकता के व्यवस्था उसके सिद्धाई करके उसमें सुधार की बात की, और उस वह सुधार आपको देखने को धीरे धीरे समाज में मिल भी रहा है। यह बाइनरी धीरे धीरे टूट रही है, एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात धीरे धीरे लोग अस्वीकार कर रहे हैं। एक मल्टीकल्चरिज्म इसी के दौरान आया। मल्टीकल्चरिज्म का मतलब कि आपका कल्चर भी सही है, मेरा कल्चर भी सही है। यह कहना कि आदिवासी या जंगलों में रहने वाले लोग असभ्य हैं, शहरों में रहने वाले लोग सभ्य हैं, तो यह बात गलत है। यह उत्तर आधुनिकता ने बताई और ये कहा कि आदिवासियों की अलग सभ्यता है, शहरों की अलग सभ्यता है, तो किसी को भी आप असभ्य नहीं कर सकते। तो इस पूरे आधुनिकता के जंजाल को और उसके अतिवाद को जो कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके, आलोचना का ऐसा इन्होंने तीर छोड़ा, आलोचना का ऐसा प्रहार किया जिससे कि उसके अतिवाद को नियंत्रित किया जा सके। तो मेरे हिसाब से उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता के बारे में जो कुछ भी महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया है। अब मैं चाहूंगा कि इससे संबंधित आप प्रश्न करें। सर मेरे मन में एक प्रश्न। एक मिनट नीरज, जरा रुक जाओ। बहुत सुंदर विवेचन रहा रजनीश, लेकिन एक बहस ये भी चलती है इसके पैरेलल कि उत्तर आधुनिकता है वो आधुनिकता के विरोध में है या आधुनिकता का विकास है, आधुनिकता के आगे उसको बढ़ा करके देखता है। तो जब इस पर भी कुछ मैं दृष्टि चाहूंगा। हाँ देखिए, इसमें जब मैंने शुरू में ही कहा था कि उत्तर आधुनिकता का सामान्य अगर परिचय माने तो वह आधुनिकता का विरोध करती है, क्योंकि यह इसका सीधे से कार्यात्मक रूप दिखता है। जो यह काम कर रही है वह इसकी विशेषता है कि यह आधुनिकता का विरोध कर रही है, पूरी विचारधारा या यह पूरा ट्रेंड। लेकिन इसको विचारधारा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, बल्कि इसे एक ट्रेंड कहा गया है। तो आप यह भी मान सकते हैं, ट्रेंड का मतलब होता है चलन। आज चीज जो चलन में है, संभव है कल को वो बदल जाए। फैशन जैसे चेंज होता है तो कल को वह फैशन बदल भी सकता है। तो उत्तर आधुनिकता को इसीलिए यह बात स्पष्ट, वैसे तो यह
आधुनिकता का विरोधी है, उत्तर आधुनिकता का विचार आधुनिकता का विरोधी है, लेकिन इसे एंटी मॉडर्न नहीं कहा जाता। कभी भी उत्तर आधुनिकता को एंटी मॉडर्न नहीं कहा जाता, बल्कि यह आधुनिकता को सुधार करके उसके नए रूप को प्रदर्शित करती है। तो यह कहना भी सही होगा यहाँ पर कि उत्तर आधुनिकता जो है वह आधुनिकता की एक आगे का सोपान है, जो उसमें व्याप्त कमियों को दूर करता है। जैसे आप जो भी विचारधारा पढ़ेंगे, उदारवाद पढ़ेंगे, तो उदारवाद के बाद जो उत्तर उदारवाद आया, जो व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया, उन सब ने उस विचारधारा का विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी कमियों को हटाकर उसके परिवर्धित संशोधित रूप को प्रस्तुत किया और उसे दोबारा स्थापित किया। तो उत्तर आधुनिकता भी एक विकसित आधुनिकता के जो मूल तत्व है उसे इसने इस तरह से विरोध कि उसका और इन मतलब आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का स्वरूप अलग अलग है, विरोधी प्रतीत होता है। संभव है कि सुशांत भाई मैं समझा पाया हूँ। ठीक है भाई। हाँ नीरज पूछो। मुझे दो क्वेश्चंस पूछने थे, एक तो आपने पूछ लिया और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, मैं समझ गया बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप बता रहे थे कि शिफ्ट फ्रॉम मेडिवलिज्म टू मॉडर्निज्म, तो उसमें भाषा का क्या शिफ्ट हुआ, भाषा कैसे शिफ्ट हुई और उसको हम कैसे चिन्हित कर पाएंगे कि लैंग्वेज पे इसका क्या मतलब ये हम बता रहे हैं आपको। जब आधुनिकता का दौर आया मध्यकाल के बाद, जो मध्यकाल का समय था उसने पूरे समाज को अपने नियमों में बांध करके रखा था। आपको याद होगा, जब आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको याद होगा कि उस समय केवल लैटिन में ही बाइबल लिखी जाती थी। इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, जो देसी भाषाएं उस समय की हुआ करती थी, उनमें धार्मिक ग्रंथों को लिखने की मनाही थी। तो जो पुनर्जागरण हुआ उसने बाइबल का अनुवाद इंग्लिश में किया। पुनर्जागरण के फलस्वरूप बाइबल का अनुवाद फ्रेंच, जर्मन में हुआ, यहाँ तक कि हिंदी और बंगाली में भी बाइबल के बाद में अनुवाद हुआ। तो यह जो भाषा की पवित्रता का एक इन्होंने शिकंजा कसा हुआ था साहित्य के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ देखिए, भगवत गीता कभी भी हाथ में आप नहीं देखेंगे लाल कपड़े में लपेटी हुई देखेंगे, तो जबकि वह ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, लेकिन उसे पवित्र बना करके और सामान्य व्यक्ति से या व्यक्ति के ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों से दूर कर दिया गया, क्योंकि वो पवित्र हो गई, अब उसे बिना नहाए नहीं छूना है। तो ये जो भाषा की बात है, यह भी ट्रेंड चेंज हुआ मध्यकाल के बाद जब आधुनिक काल आया, तो उसने देसी भाषाओं में भी रचना को प्रोत्साहन दिया और उपनिवेशवाद बढ़ते बढ़ते उसी दौरान आप देखेंगे कि बहुत सारी अंग्रेजी की पुस्तकों का लेखन हुआ, जिसमें कि धार्मिक बातें थी, वैज्ञानिक बातें थी, जनता को आम बोलचाल की भाषा में समझ में आने वाली भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। तो यह मध्यकाल की जो बाउंड्री थी उसे आधुनिक काल ने इस तरह से भी तोड़ा। क्या आप यही पूछना चाह रहे थे या फिर कुछ और? हाँ मैं समझ गया। चलिए एक चीज मुझे और बता दीजिए कि वो मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम जो लिंग्विस्टिक शिफ्ट था मेडिवल टाइम का, और जब से ये मॉडर्निज्म शुरू हुआ विद द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा, तो वो लिंग्विस्टिक शिफ्ट का क्या रोल है इसमें? ऐसे तो इस बारे में ज्यादा भाषाविद लोग ही बता पाएंगे, और कुछ उदाहरण जो मुझे याद आ रहे हैं, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, उन्होंने बताया कि जो भी इस तरह की मतलब आप मॉडर्न और मिडवल में या कि प्राचीन और आधुनिक के बीच जब आप अंतर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्राचीन नहीं बल्कि मध्यकाल और आधुनिक के बीच में, कि जो भी भाषा का इस्तेमाल किया गया रहेगा उसमें शब्दों के बीच तार्किकता की कमी आपको दिखेगी, भावों के बीच तार्किकता की कमी आपको दिखेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक और भी बात ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि बाइनरी जो है वह आधुनिकता की प्रमुख विशेषता है। तो मध्यकाल और प्राचीन काल की जो ग्रंथ आपको मिलेंगे उन ग्रंथों में बाइनरी कम लिखने को मिलती है। आपको याद होगा, आप तो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं और संस्कृत में भी ऐसा है कि जैसे हिंदी और जो आधुनिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, उन सब भाषाओं में अभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये बाइनरी काफी व्यापक है। जबकि संस्कृत में या प्राचीन लैटिन में यह बाइनरी बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ तक कि मध्यकालीन अंग्रेजी में भी ये बाइनरी वर्ड्स में, शब्दों में बहुत कम देखने को मिलती है। अभी मुझे उदाहरण तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसा आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप कुछ रिसर्च पेपर इसके लिए देख सकते हैं, और मैंने पढ़ा है ऐसा।
एक और चीज है नीरज, तुम पूछ रहे हो ना, जैसे भाषा का एक कल्ट चेंज होता है ना, भाषा का एक कल्ट। जैसे देखो, तुम इसको बहुत आसानी से अगर समझना चाहो तो हिंदी में ये तुम देख सकते हो, जो रीति काल और आधुनिक काल है, नवजागरण काल है, नवजागरण काल आधुनिक काल है। और नवजागरण काल के काल में तुम देखो कि भाषा को लेकर के बहस जो चल रही है, उसमें कह रहे हैं कविता के लिए जो भाषा होनी चाहिए वो ब्रज भाषा होनी चाहिए। क्यों ब्रज भाषा होनी चाहिए? क्योंकि ब्रज भाषा में सौंदर्य है ना, ब्रज भाषा में ही सौंदर्य है, कविता का सौंदर्य ब्रज भाषा में है। छंदों की युति और छंदों का जिस तरह से इस्तेमाल ब्रज भाषा में हो सकता है, वो खड़ी बोली हिंदी में नहीं। लेकिन दूसरी ओर खड़ी बोली हिंदी के जो विचार, जो आग्रही हैं, वो कह रहे हैं कि जो विचार को बहन करने की क्षमता खड़ी बोली में है, जो विचार को बहन करने की क्षमता गद्य में है, वो पद्य में नहीं है। इसलिए आधुनिक काल में गद्य का उदय होता है। तो ये भाषा का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पुरातन मान्यता है वो सौंदर्य दृष्टि पे आधारित है। सौंदर्य क्या है? अपने आप में एक सामंती मूल्य है, तो वो सौंदर्य पर आधारित है। लेकिन जो नई भाषा के आग्रही हैं, जो नए प्रकार की भाषा के आग्रही हैं, वो सौंदर्य के आग्रही नहीं है, बल्कि वो इसके आग्रही हैं कि भाषा सर्व कल्याणकारी हो, वो सभी मानवों के हित में हो। इसी तरह से देखो, तुम मध्यकाल की भाषा में देख लो, छंद, रस, अलंकार, नायिका भेद, नायक भेद इत्यादि इत्यादि, हर चीज भेद प्रभेद में बटा हुआ है। यह भेद प्रभेद में बटा होना, ये अपने आप में, जैसे रजनीश ने शुरू में ही बताया कि हायरार्की को मेंटेन करता है सामंतवाद। तो ये हायरार्की अब नायकों में भी धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, धीर ललित उसने बना दिया। अब इसमें सबसे अच्छा नायक कौन है? तो धीरोदात्त सबसे अच्छा है, और धीरोद्धत जो है सबसे नीचा है ना। 4 कैटेगरीज में बना दी। नायिकाओं में उत्तमा, मध्यमा, अधमा। उत्तमा सबसे अच्छी है, अधमा सबसे बुरी है। तो देख रहे हैं, वो एक यूनिट के रूप में वहां पे नहीं समझ रहा है नायक को, एक यूनिट के रूप में नायिका को नहीं ले रहा, एक यूनिट के रूप में वो पूरे समाज को नहीं देख रहा। लेकिन जो आधुनिक काव्य है, उस आधुनिक काव्य में देखो, छंद का आग्रह तोड़ते हैं निराला, है ना। को लेकर के चली आ रही बात बहसें हैं, जो वो सौंदर्य बोध है, वो सौंदर्य बोध बदलता है। तो ये सारे तत्व भाषाई आधार पर हमें दिखाई देते हैं। कल्ट, ये जब तुम देखोगे, जैसे शेक्सपियर की तुम भाषा देख लो, है ना, जैसे शेक्सपियर के यहाँ तुम देखो, और वही चीज वर्ड्सवर्थ के यहाँ देखो। वर्ड्सवर्थ जब आता है बाद में, तो क्या कह रहा है वर्ड्सवर्थ? इस बात की चिंता कर रहा है कि आसान भाषा में, ग्रामीण भाषा में भी आनंद या जो वह सब्लिमिटी है काव्य की, वो प्रकट की जा सकती है या नहीं, वो कहता है अपने यहाँ ना वर्ड्सवर्थ। तो ये चिंतन क्यों कर रहा है? वो क्यों जा रहा है लोक भाषा की? क्योंकि एक शिफ्टिंग दिखाई दे रही कि अब जो शास्त्रीय भाषा थी, जो शेक्सपियर की भाषा थी, वो शेक्सपियर की भाषा जिसमें हैज को हैथ लिखना है ना, वो सारी, वो पुराने ट्रेंड अब खत्म हो गए। अब वैसी भाषा लिखी जाएगी। जेफरी चौसर ने जब अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, दांते ने जब इटालियन में लिखना शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि मतलब व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है? अंग्रेजी भी कोई कविता लिखने की भाषा है? अगर लिखना तो फ्रेंच में लिखो या लैटिन में लिखो, क्योंकि फ्रेंच राजकाज की भाषा थी, लैटिन धर्म की भाषा थी। लेकिन इन लोगों ने, दांते ने इटालियन में लिखना शुरू किया, जेफरी चौसर ने, जॉन डन ने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, और ये एक कल्ट चेंज, एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो भाषा के आधार पर चेंज हो गया। तो ये उत्तर आधुनिकता इसी बात को, इस बात की हिमायती है। जो हमारे यहाँ सबसे आसान उदाहरण तुम निराला से समझ लो कि कैसे निराला छंद को तोड़ रहे हैं, क्योंकि बात प्रमुख है, अब छंद का विन्यास प्रमुख नहीं। तो भाषा में विन्यास के आधार, विन्यास की जगह पे वस्तु, विन्यास की यानी उसके शिल्प के जगह पे उसकी भावाभिव्यक्ति ज्यादा प्रधान हो गई, उसमें जो कल्याणकारी तत्व थे वो ज्यादा प्रधान हो गए। ये चीजें जो है, ये भाषा की शिफ्टिंग दिखाई देती है। थैंक यू। भैया मेरा एक प्रश्न है जी, कहिए। कि उत्तर आधुनिकता जो है वो तमाम अंतों की बात करता है, इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, लेखक का अंत, तो फिर लेखक की मृत्यु, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए भैया। देखिए, असल में जो विचारधारा का अंत की बात उसने कही या इतिहास के अंत की बात कही, वैसे इतिहास के अंत की बात तो उत्तराधुनिकता के दार्शनिक पक्ष से जुड़ी हुई कम है, क्योंकि वह वास्तविक घटना जो थी, सोवियत यूनियन का टूटना और पूंजीवाद और समाजवाद के बीच जो विरोध चल रहा था, उस विरोध की समाप्ति के रूप में उसने इसे देखा। हालांकि आप वर्तमान में देखेंगे तो अभी भी वो विरोध चल ही रहा है,
चीन और रसिया ने उसे अपने उसमें रखा है कि वो समाजवादी खेमे के लोग हैं और अमेरिका जो है पूंजीवादी खेमे का। तो इतिहास का अंत और ये सारी चीजों के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, केवल उत्तराधुनिकता ही एकमात्र कारण नहीं है। लेकिन इसको अगर हम चिंतन के रूप में, दार्शनिक आधार के रूप में देखें कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, यह सारी चीजें अगर दार्शनिक रूप में देखी जाए तो आप उस बात को याद करिए कि इन्होंने बताया कि कोई भी एक ग्रांड नरेटिव नहीं हो सकता, प्रत्येक घटना की व्याख्या के लिए एक ही नरेटिव नहीं हो सकता, बल्कि उसकी जगह कई सारे नरेटिव्स हो सकते हैं। मतलब अगर चीन का लोकतंत्र हो सकता है अमेरिका के लोकतंत्र से अलग हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह लोकतंत्र खराब है या वह लोकतंत्र हटाने योग्य है। यानी जो मानक पहले से बनाए गए हैं उन्हीं के आधार पर खरा उतरना जरूरी नहीं है। उनके अलावा अन्य मानक भी हो सकते हैं, अन्य विशेषताएं भी हो सकती हैं। तो यह मुख्य रूप से इनका यह कहना था कि एक ग्रांड नैरेटिव जो पहले से बनाया है वही अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसमें भी सुधार किया जा सकता है, और उस ग्रांड नैरेटिव का विरोध इन्होंने किया। बाकी जो इतिहास के अंत की बात और विचारधारा के अंत की बात की, वह इस बात से प्रभावित थी कि जो पूंजीवादी विचारधारा की विजय हो गई, इसलिए बाकी विचारधाराएं समाप्त हो गई। इतिहास में यह जो घटना घटी जिसमें कि पूंजीवाद और समाजवाद का विरोध हो रहा था, लेकिन सोवियत रसिया का विखंडन हो गया, और इस कारण से सोवियत यूनियन के टूटने से आज से एक नया इतिहास शुरू हुआ, पुराने इतिहास का अंत हो गया। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, आप इसे वैचारिक रूप से बस इतना ही ले सकते हैं। ग्रांड नैरेटिव्स का विरोध इन्होंने किया, इस कारण से ये उन विचारधाराओं का के अंत की बात करते हैं। क्या मैं समझा पाया हूं आपको? जी भैया, जी भैया। एक और चीज इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, रजनीश जरा आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या सही समझ पा रहा हूँ। जी। मुझे ये जो निगेशन ऑफ थॉट की बात चली, निगेशन जो बाइकआउट ऑफ द रीजन है ना, तो बाइकआउट ऑफ द रीजन की जो बात करते हैं कि तार्किकता को पहले हटाओ, है ना। मुझे लगता है कि ये तमाम विचारधाराएं, हाँ बोलिए बताइए। हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो रीजन के विरोध की बात हुई, ये उत्तराधुनिकता से पहले का ट्रेंड है, रोमांटिसिज्म से ही आ जाता है। जो आप रूसो को पढ़ेंगे तो रूसो ने भी यही बात कही कि ये जो बेवजह की तार्किकता है, यह मनुष्य की सबसे बड़ी व्यथा है, इसलिए उसने नेचर की ओर लौटने की बात कही। तो ये रोमांटिसिज्म के साथ ही आ जाता है। तो उत्तर आधुनिकता में जब ये आधुनिकता का विरोध करते हैं, उस समय ये रोमांटिसिज्म के करीब रहते हैं और रीजन का भी विरोध करते हैं। लेकिन रोमांटिसिज्म के जो पुरोधा थे, जैसे रूसो वगैरह थे, उन लोगों ने क्या कहा कि उत्तर आधुनिकता को समाप्त करके प्रकृति की ओर, आधुनिकता को समाप्त करके प्रकृति की ओर लौट जाओ। तो इस विचार से, यानी इस समाधान से उत्तर आधुनिकतावादी सहमत नहीं है। अच्छा। वास्तव में उत्तर आधुनिकतावादियों के पास कोई समाधान है ही नहीं, उन्होंने कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया, केवल आलोचना प्रस्तुत की। तो यहाँ पे वो से डिफर हो जाते हैं। अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो बाइकआउट ऑफ द रीजन है, जो रूसो, एकदम सही आपने कहा, रूसो से चल रहा है, तो इन्होंने, मुझे लग रहा है कि उसी की ये परिणति है, उसी को आगे बढ़ा करके इन्होंने, चूंकि हर चीज में इन्होंने देखा जो मतलब सबसे पहले तो हम कहें कि इतिहास के अंत से वो क्या कहना चाह रहे हैं। इतिहास के अंत से ये नहीं कह रहे हैं कि इतिहास को खत्म कर दो, इतिहास के अंत से वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक जो बना बनाया इतिहास का पैटर्न है वो किसी ने अपनी दृष्टि से देखा और उसकी व्याख्या दी है। तो हम उसी दृष्टि से क्यों जाएं देखने, हम उसी दृष्टि से क्यों जाएं देखने, हम सीधे इतिहास में जाकर के और इतिहास के तत्वों को क्यों नहीं देखेंगे कि हम किसी, क्योंकि इतिहास का अर्थ व्यतीत ही नहीं है, इतिहास का अर्थ हम अकादमिक तौर पे वो लेते हैं जो अब तक की उसकी व्याख्याएं चली आई हैं, जो व्यतीत की व्याख्या है वो इतिहास है। तो मुझे लगता है कि वो व्याख्या की प्रणाली का जब विरोध कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये रीजन, उसी मतलब तार्किकता का विरोध और इतिहास का विरोध या विचारधाराओं का विरोध जो कर रहे हैं वो ये। दूसरी है कि जो आधुनिक युग की जितनी विचारधाराएं आई उनमें से अधिकतर ने अपने आप को साइंटिफिकली करेक्ट करने के ऊपर बड़ा जोर दिया कि हम वैज्ञानिक करेक्ट, और वैज्ञानिक रूप से करेक्ट होने में दरअसल ये मान्यता कहीं ना कहीं स्थापित हो जाती है कि विज्ञान ही एकमात्र सत्य है, और विज्ञान ही एकमात्र सत्य है का विरोध चूंकि ये आधुनिक विचारधारा उत्तर आधुनिकता कर रही है, इसलिए इस आधार पर भी हो सकता है कि उसने इन विचारधाराओं के विरोध की बात कही।
क्योंकि इसमें डर ये होता है, जो वो विरोध कर रहे हैं, इसका तार्किकता का विरोध कर रहे हैं या विज्ञान के एकमात्र सत्य का विरोध कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि आखिरकार विज्ञान जो है वह सत्य तो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन उसका फायदा वो पहुंचाता है पूंजी और सत्ता को ही। क्योंकि मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने एक पंखा बनाया, एक मोबाइल बनाया, लेकिन उस आइडिया से एक कंपनी ने कितने पंखे और कितने फोन बना करके और खरबों की संपत्ति बना ली, और वो संपत्ति फिर वो जाकर के जो सत्ता है उस सत्ता को सपोर्ट करती है। तो इस तरह से विज्ञान अल्टीमेटली जाकर के सत्ता और पूंजी की सहायता करने लग जाता है। वो जितना आम मनुष्य को सहायता करता है उससे ज्यादा पूंजी और सत्ता की सहायता करता है। तो इन रीजंस और भी है सुशांत भाई कि जो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है वो कहीं न कहीं हिंसा और शोषण को जन्म देता है, क्योंकि जो लोग उस एब्सोल्यूट के मानक में नहीं आते हैं, उसके दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है या उन्हें जबरन चेंज करके उस एब्सोल्यूट के दायरे में लाया जाता है। यह भी एक विचारधारा की सबसे बड़ी समस्या है। अभी मैं विश्वनाथ मिश्रा जी वाली किताब पढ़ रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सृष्टि में जब हम हर मनुष्य जो है आता है, वो अपने आप में हर मनुष्य एक नई शुरुआत है, और हम नई शुरुआत हैं, लेकिन हमें अपनी शुरुआत करने के लिए एक नई दुनिया नहीं मिलती है। तो यहीं से हमारे राइट्स का वायलेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहली हिंसा यही हो जाती है हमारे साथ। तो हिंसा का उन्होंने वहां से प्रारंभ माना है कि हिंसा उस माइन्यूट लेवल से, हन्ना अरेंट के हिसाब से वो कह रहे हैं कि उस स्थिति से, हन्ना अरेंट कह रहे हैं कि वहां से हिंसा हमारे साथ शुरू होती है। और जब हम सामूहिकता में लगते हैं विश्वास करने, हम अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए जब सामूहिकता में विश्वास करने लगते हैं, तो स्वयं फिर उसी हिंसा की हिमायती होते चले जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो वो बता रहे हैं बहुत मजेदार हैं, और बहुत सारी चीजें मतलब पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से विचारधाराओं के अंत, इतिहास के अंत इत्यादि के अंत की बात उत्तर आधुनिकता जरूर करती है। और प्रश्न हो तो आप लोग पूछें, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, मजा आ रहा है। जी भैया, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ हिमांशु, ये आधुनिकता में जैसे कि जो मध्यकाल से हम निकले, मध्यकाल की जड़ता से निकले, तो आधुनिकता में हम रैशनल हुए, मतलब सारी चीजें हमने तर्क पे खरी उतरी, वही माने हम। और फिर जब हम उत्तर आधुनिकता में आते हैं तो हम देखते हैं कि सारी चीजों को एक तरफ से नकार दिया जा रहा है। तो ये मतलब जो एक मत्ता थी आधुनिक काल की, जहाँ पे कुछ प्रमुख हमें लीडर मिलते थे जिनकी बातों को हम मानते थे, और उत्तर आधुनिकता में हम एकदम व्यक्ति जो स्वतंत्रता है वो ज्यादा हावी हो गई, हम वही मानेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। तो एक सोसाइटी में आप इसको कहाँ तक मानते हैं कि अगर एक समृद्ध समाज में अगर एक मत्ता नहीं है किसी भी विषय पर, तो समाज क्या समृद्ध स्थिति में है? क्योंकि मेरा मानना है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो प्रो मॉडर्निज्म होता जा रहा है। पहली बात तो ये कि जो उत्तर आधुनिकता का सही अर्थ है उसे एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। इसमें उत्तर आधुनिकता में कहीं भी यह बात नहीं है कि यह पूरी तरह से आधुनिकता के सभी मानकों को समाप्त करता है। जो एब्सोल्यूट ट्रुथ का विरोध यह करता है, या फिर जो आप बता रहे हैं कि बने बनाए जो मानक है या जो बनी बनाई व्यवस्था है, इसका इसने विरोध किया, और उस विरोध के उस व्यवस्था के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, यही सबसे बड़ी चिंता है मुझे लग रहा है आपकी। तो मेरे हिसाब से यह है कि उत्तर आधुनिकता ने बनी बनाई व्यवस्था का विरोध करके और उसे नष्ट करने की बात नहीं कही। उत्तर आधुनिकता एक क्रांति नहीं है, इस बात से एकदम सहमत रहिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उत्तर आधुनिकता एक क्रांति नहीं है। यह पुरानी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर रही है, बल्कि पुरानी व्यवस्था में व्याप्त गड़बड़ियों को समाप्त कर रही है। जब भी हमारे प्रत्येक समाज के संचालन के लिए एक मानक तो बनाने ही होंगे, एक राजा होगा, राजा या शासक होगा, उसको मानने वाले, उसके आदेशों को मानने वाले कुछ लोग होंगे, एक पूरी व्यवस्था होगी जो कि पूरे संरचना का संचालन कर सके। उत्तर आधुनिकता यहाँ तक उसे कोई परहेज नहीं, लेकिन जब ये कहा जाए कि राजा का बेटा ही राजा होगा, तब उत्तर आधुनिकता को यहाँ पर परहेज होगा। ठीक। दूसरी बात ये कि जब जो पुराने मानक पहले से बने हुए हैं, उन मानकों के कारण अगर कोई भी शोषण या कोई भी अन्याय होता है, तब यह व्यक्ति का या व्यक्ति के हितों का पक्ष लेता है उत्तर आधुनिकता। जैसे इसको इस तरह से समझिए कि अभी हमने स्वतंत्रता की बात की, व्यक्ति को केंद्र बनाया, यानी व्यक्तिवाद का वो किया। अब इस व्यक्ति की इच्छा ने, व्यक्ति की जो अपनी इच्छा है, इसने उपभोक्तावाद को जन्म दिया, यानी प्रत्येक चीजें उपभोक्ता के अनुसार हो गई। अब वही चीजें महत्वपूर्ण है जो खरीदी या बेची जा सके, और इसके कारण क्या हुआ,
उपभोक्ता का और श्रमिकों का शोषण प्रारंभ हुआ। तो कहीं से भी उत्तर आधुनिकता पुरानी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर रही है। एक बार आप अपना प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए, मैं उसे वहीं पे ले जाके खत्म करूंगा जहां पर आपने प्रश्न शुरू किया था। जी, प्रश्न यही है कि ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो प्रो मॉडर्निज्म इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि आधुनिकता की सारी चीजें हम एक हद तक लेके चले गए हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता में एक मत्ता नहीं आ जा पा रही है एक समृद्ध समाज के लिए। हाँ, तो इसके हिसाब से अगर सही उत्तर की जो दिशा है वह यह है कि जो उत्तर आधुनिकता है उसने व्यक्ति को एक मतता से दूर नहीं किया है, बल्कि एकमत होने के लिए जो प्रेशर होता है, जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, या फिर एकमत होने के लिए जो बाध्यता होती है, इसका इन्होंने विरोध किया है। ये बात सही है कि एब्सोल्यूट, जब इन्होंने कहा, एक सामान्य से उदाहरण के रूप में हम आपको समझा रहे हैं कि जब इन्होंने कहा कि कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि सत्य एक से अधिक है, जो गांधी कहते हैं कि सत्य एक से अधिक है। हमारा समाज भी सभ्य हो सकता है और आदिवासी समाज भी सभ्य हो सकता है और दूसरे अन्य समाज भी सभ्य हो सकते हैं। विवाह के नियमों को लेकर के अगर अमेरिका सीरिया पर हमला करे और वहां के लोगों को मारे और ये कहे कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है इसलिए यहाँ की जनता को मारना चाहिए, तो यह सत्य नहीं है। सत्य का एक दिखावा मात्र है। जो उत्तर आधुनिकता है वो ये कहती है कि सत्य के कई केंद्र हो सकते हैं, विचार के कई केंद्र हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक विचार हो सकता है। समझ रहे हैं? तो केवल एक ही विचार को पालन करने के लिए अन्य लोगों के विचार को दबाया जाए या अन्य लोगों के चिंतन को समाप्त किया जाए, उनकी स्वतंत्रता को समाप्त किया जाए, इसका विरोध करता है। अब एक सामान्य उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। प्रत्येक विचारधारा की अपनी सीमाएं होती हैं, उत्तर आधुनिकता की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उसे आप अच्छे से समझिए कि पहले यह है क्या, उसके बाद उसकी सीमाएं हम समझेंगे। जैसे एक जो धार्मिक कट्टरता की बात है, धार्मिक कट्टरता के विरोध में उत्तर आधुनिकता ने एक विकल्प प्रस्तुत किया है, वह मल्टीकल्चरिज्म का है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो कल्चर है वह उसे अपने हिसाब से मानने के लिए स्वतंत्र है और एक समाज में एक से अधिक संस्कृतियां, एक से अधिक कल्चर रह सकते हैं, एक समाज में एक से अधिक सत्य रह सकते हैं। जिसे बुर्का पहनना हो वो बुर्का पहने, जिसे तिलक लगाना हो तिलक लगाए, जिसे बरमूडा पहन के घूमना हो बरमूडा पहन के घूमे। यानी एक समाज में एक से अधिक सत्य हो सकते हैं। सृष्टि का संचालन एक मतता से या एक लीडर से या फिर एक तानाशाही से नहीं होता, बल्कि सृष्टि का संचालन उन नियमों से होता है जिनसे जनता का कल्याण हो। समझ रहे हैं? और वो नियम एक से अधिक भी हो सकते हैं। आप अपने ही देश में देखिए कि बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं और उन नियमों में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। पंचायत का चुनाव यूपी में होता है, लेकिन मेघालय और मिजोरम में वह प्रथाओं परंपराओं द्वारा शासित पंचायत होती है, वहां चुनाव नहीं होता। तो ये जो अपवाद हैं यही सत्य के छोटे छोटे केंद्र हैं, और जो उत्तर आधुनिकता है इन्हीं सत्य के छोटे छोटे केंद्रों की बात करता है। क्या मैं समझा पाया हूं आपको? जी भैया जी, स्पष्ट। नमस्ते भैया, सवाल तो मेरा भी यही था जो हिमांशु जी ने पूछा कि उत्तर आधुनिकता और अराजकता, मतलब उत्तर आधुनिकता की स्थिति पर अराजकता उत्पन्न होती नहीं उत्पन्न होती, उसकी क्या संभावनाएं हैं। तो मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया। एक सवाल और है भैया, ये बात। हाँ, अब बोलिए बताइए। इसका सवाल लगभग पूरा मिल गया भैया, मैंने नोट भी कर लिया है। दूसरा करते तो ज्यादा आसानी रहती, नहीं तो मुझे फिर भूल जाएगा ये सवाल। और पहला सवाल आपका जो ये था कि उत्तर आधुनिकता की विचारधारा या इस ट्रेंड में अराजकता की कितनी संभावनाएं। तो एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो ट्रेंड आया है यह आधुनिकता के बाद आया है। मतलब उत्तर आधुनिकता को उन्हीं समाजों में लागू किया जा सकता है जहां की सामंती मूल्य समाप्त होकर के आधुनिक मूल्य स्थापित हो गए हों। ठीक, सामंतवाद को या मध्यकालीन मूल्यों को आधुनिकता ने समाप्त किया और उसकी जगह पे उत्तर आधुनिकता का जन्म हुआ। तो उन समाजों में जहां अभी भी सामंती मूल्य स्थापित हैं, वहां सीधे उत्तर आधुनिकता की स्थापना करना व्यवहारिक नहीं होगा। जैसे भारत जैसा देश है, यहाँ अभी भी सामंती मूल्य विद्यमान है। एक नेता के पीछे लोगों को भागना आप पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को चमत्कारी नेतृत्व चाहिए जो कि चमत्कार करके और सारी व्यवस्था को बदल दे। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यक्ति के मातहत होना चाहता है,
किसी बड़े आदमी के नीचे काम करना चाहता है और अपने नीचे किसी आदमी को काम करवाना चाहता है, तो ये हायरार्की यानी सामंतवादी मूल्य है। चमत्कारी सत्ता ये सामंतवादी मूल्य है। धन और सत्ता के लिए नैतिकता को जो वो करना या न्याय को कुर्बान करना, यह सामंतवादी मूल्य है। तो जिस भी समाज में सामंतवादी मूल्यों की समाप्ति करके आधुनिक मूल्यों की स्थापना की जा चुकी है, वहीं आधुनिकता के में सुधार करके उत्तर आधुनिकता की स्थापना की जा सकेगी। जहां पर अभी भी सामंतवादी मूल्य हैं, तो वहां पर अभी आधुनिकता को अच्छे से लागू करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को, इन सब न्याय को और ईमानदारी को, इन नियमों को लागू करने की आवश्यकता है। उसके बाद ही वहां उत्तर आधुनिकता आ सकेगी। अगर आप बीच में से सीधे सीढ़ी ना उतर करके और छत पर से छलांग लगा देंगे तो पैर टूटने का डर है। तो इस बात को व्यवहारिक रूप में लागू करने में हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि आधुनिकता का विरोध तभी संभव है जब सामंतवादी मूल्यों की समाप्ति हो चुकी हो। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? जी भैया, जी भैया, स्पष्ट हो गया पूरा। भैया जो दूसरा सवाल है वो सवाल उस बाइनरी वाले पॉइंट से है। मुझे समझ आया लेकिन पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ, तो आप उसकी व्याख्या कर दें कि जो बाइनरी वाला उसका एक भैया उदाहरण दे रहा हूँ। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो उत्तर आधुनिकता इस पर क्या राय रखता है ये? देखिए, पहली बात तो ऐसे समझिए कि बाइनरी जो है वो यह बताती है कि प्रत्येक घटना के, प्रत्येक चिंतन के, प्रत्येक बात के दो पक्ष होते हैं, ठीक। उनमें से एक पक्ष को इस आधुनिकता ने पकड़ लिया है, यानी अपने पक्ष में रख लिया है, और दूसरे पक्ष को अपने विरोध में माना है। तो बाइनरी की दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि दो पक्ष हैं और दूसरे पक्ष में एक का ये समर्थन भी कर रहा है। आधुनिकता जो है वह एक का समर्थन भी कर रही है कि समाज में एक पक्ष का समर्थन हो रहा है, ऐसे समझिए। तो ये जो बाइनरी है, इस बाइनरी का विरोध उत्तर आधुनिकता में किया जाता है। बाइनरी कैसी है? जैसे अच्छे और बुरे की बाइनरी है, ठीक। लोकतंत्र को मानने वाले और लोकतंत्र को ना मानने वाले, ये दो बाइनरी हो गई। या फिर स्त्री और पुरुष की बाइनरी हो गई। मतलब प्रत्येक चीज को, प्रत्येक घटना को आप दो उसमें बांट करके देखिए। न्यायालय में जब कोई केस जाता है तो वहां पे दो ही बातें होती है, या तो व्यक्ति निर्दोष होगा या तो व्यक्ति अपराधी होगा। यही दो चीजें ना होती हैं, एक सामान्य वो हम बता रहे हैं। लेकिन उत्तर आधुनिकता का जो अप्रोच है वो ये है कि चीजें बाइनरी में नहीं होती, बल्कि चीजें इस बाइनरी से अलग हैं। संभव है कि दो डायमेंशन के अलावा भी डायमेंशन हो। कोई चीज काला और सफेद की जगह पे नीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। कोई अपराधी और निरपराधी यानी निर्दोष की जगह पे मजबूरी में बना अपराधी भी हो सकता है, समझ रहे हैं। कोई स्त्री और पुरुष की जगह पे ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी अच्छी बनी बनाई व्यवस्था में सुधार क्यों चाहते हैं? वो सुधार इसलिए चाहते हैं कि ये बाइनरी ने शोषण का रूप अख्तियार कर लिया है, शोषण का रूप बन गया ये बाइनरी, और इसके कारण से समाज में अव्यवस्था हो रही है। जिन लोगों के मत बहुत छोटे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी बात को कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि वो इस बाइनरी में फिट ही नहीं हो रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि भारत जब विभाजन हुआ तो दो तरह की बातें थी, एक भारत हिंदू राष्ट्र है, दूसरा भारत मुस्लिम राष्ट्र है। और जो जैन और सिख, ईसाई, पारसी थे, उनका क्या? उनका तो कोई राष्ट्र ही नहीं था। तो इस तरह की बाइनरी जो है वो कहीं ना कहीं से समस्या उत्पन्न करती है। तो इसका विरोध उत्तर आधुनिकता करती है। आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट भैया, ये पहला पार्ट तो अच्छे से समझ आ गया। दूसरा पार्ट ये था कि जो व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इस पर। हाँ, देखिए, इसका जो उत्तर आधुनिकता है उसका ये मानना है कि कोई भी घटना या कोई भी चिंतन निरपेक्ष रूप से नहीं हो सकता, या अगर निरपेक्ष रूप से है तो यह समझिए कि सापेक्ष चिंतन भी हो सकता है। यानी कोई चीज एक जगह अगर लागू हो रही है, ठीक, तो संभव है कि जब दूसरी जगह पे उसे आप लागू करेंगे तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। यानी एक जगह से दूसरी जगह वह पूर्ण रूप से निरपेक्ष हो ही नहीं सकती, ठीक। यह सापेक्षता की बात है। चाहे वो मूल्य हो, चाहे वो घटनाएं हो, चाहे वो नैतिकता हो, वह एक जगह सभी जगह सार्वभौम रूप से नहीं लागू हो सकती, बल्कि वह सब्जेक्टिव होगी कि अगर एक सब्जेक्ट पे उसे लागू करना हो, मतलब कि एक घटना या एक
व्यक्ति के संदर्भ में जब वो रहेगी तो उस व्यक्ति से संबंधित रहेगी, उसके प्रभाव भी उस घटना में पड़ेंगे, समझ रहे हैं। तो यह कहीं से भी पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं रहती बल्कि सापेक्ष रूप से रहती है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जी भैया समझ। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हेलो। 2:10 हो गए, मुझे लग रहा है पर्याप्त शंकाओं